जो भाई लोगों का बजट नहीं है और उनको अच्छी गाड़ी चाहिए कम बजट में, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन को जो बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उन वाले फैक्टर्स पे हम आगे का रिव्यू इसका बनाएंगे। एक स्टेप में सिंपल सा एक सिंगल स्टेप में किचन अपना चालू हो चुका है ओपन। काफ़ी सारी गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में ऐसी हैं जिनके पिलर बहुत वीक हैं। अगर उन गाड़ियों पे आप अपना रूफटॉप टेंट माउंट करते हैं, चाहे हल्के से हल्का 50 किलो का भी आप रूफटॉप टेंट माउंट कर लें। तो यार अपन आए हुए थे मनाली और अपनी गाड़ी का क्या रिव्यू करना था। ध्रुव भाई के पास आए हुए थे, बारिश तो रुकने से रही, तो भाई अभी सीधा चलते हैं ध्रुव भाई के पास। ध्रुव भाई बारिश तो रुकेगी नहीं, अपने को काम बारिश में करना पड़ेगा। यार थोड़ी देर देख लेते हैं, काफी देर हो गई सुबह से। आ ही जाओ अब। चलो अभी बनाते हैं। आओ जी आओ। सो भाई की गाड़ी का आज रिव्यू बनाना है। वो देखो साइड में खड़ी है गाड़ी, और ये वो गाड़ी है आई थिंक जो बहुत ही अनकॉमन है ओवरलैंडिंग के लिए। दिस इज़ माई होम। फिलहाल जब मैंने अपना पॉप को टॉप नहीं किया हुआ तो मैं यहाँ बैठ के काम करता हूँ। ये मेरा बेड है, नीट एंड क्लीन टाइडी। वो मेरा किचन है, बहुत ही गंदा जो हो रहा है। अब आज मेरी गाड़ी के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सचिन भाई की गाड़ी के बारे में। सचिन भाई आए हैं जयपुर से और बहुत ही अनकन्वेंशनल इनके पास गाड़ी है जो आप लोगों को ज़्यादा दिखाई नहीं देती। सो सचिन भाई, जब आपने ये बोलेरो नियो प्लान करी थी, हाँ जी, तो क्या दिमाग में आपके फैक्टर्स थे कि ये मतलब किस पर्पस के लिए आपने ये गाड़ी ली थी? पर्पज ये था, सिंपल था। एक्चुअली क्या है ना, ओवरलैंडिंग का अपना पहले से प्लान था नहीं, है ना, ऐसा कुछ था नहीं। ये सारे प्लान तो ओवरलैंडिंग गाड़ी लेने के बाद ही हुआ है। पहले मैं लेने गया था XUV300 जो आती है, और ये उसी टाइम रिसेंटली लॉन्च ही हुई थी, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई गाड़ी भी है मार्केट में, क्योंकि टीवी तो कब की बंद हो चुकी थी। तो मुझे एक रियल बताऊँ फैक्ट, मुझे टीवी से इतनी नफरत थी ना। मेरे बगल में एक पड़ोसी थे, उसके पास टीवी थी, तो मैं मतलब वो निकलती थी ना मेरे घर के आगे से, मैं देखता तक नहीं था, मैं मुड़ जाता था। मैं यार क्या है यार, ना तो स्कॉर्पियो है ना ही बोलेरो है, बीच में क्या है, छोटा सा डब्बा सा। मतलब सच में नफरत है लिटरली बताऊं तो। लेकिन जब मैं XUV300 लेने गया, अब वो क्या छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट है, और जब एंट्री ले रहा था, इन्होंने यार लॉन्च हुई तो पहले यही खड़ी कर रखी थी। मैंने देखा भाई कि यार कैसी गाड़ी है यार, लंबी चौड़ी है, ऊंची सी है, देख तो ले कम से कम कि लेने जा रहे हैं। तो फिर मैंने पता किया, बोली ये नई लॉन्च है, बोलेरो नियो है। तो थोड़ा सा एक तो वो नाम से मुझे एक अटैचमेंट आ गया। आपको धोखा नहीं फील हुआ? मतलब गाइस, मैं ये बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने बोलेरो बहुत चलाई है, ओरिजिनल वाली बोलेरो बहुत चलाई है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी बोलेरो नियो, मेरे को तो कतई नफरत हो गई थी। मतलब बहुत दुख हुआ था कि भाई बोलेरो की शेप को क्या कर दिया है। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मुझे शेप का तो कोई था नहीं, लेकिन मेरे पे एक हो गया बजट इश्यू कि मेरा 300 का बजट में उतना ही दे रहा हूँ। फिर मेरे पास दो ऑप्शन हो गए थे। XUV300 से तो काफी बड़ी गाड़ी है। बस मेरे पास यही दो ऑप्शन हो गए थे, मैं मार्केट में कहीं और गया ही नहीं, तो मुझे फिर 300 और इसमें से चुनना था। फिर मेरे को ये लगा कि 7 सीटर प्लस हाइटेड कार, फिर मुझे ब्लैक लेनी थी, तो वो ब्लैक मिल गई, ऑल ब्लैक है ये। अच्छा। फिर अपने को बेस मॉडल चाहिए था, मतलब सारी चीजें इसमें मिल गई मुझे। हाँ। तो गाइस, जब मैंने इस गाड़ी को बताया, जैसे मैंने आपको, कि मुझे बड़ा नफरत सी हो गई थी, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ओनरशिप रिव्यूज जो हैं वो देख रहा हूँ इस गाड़ी के, तो मेरे को ओके फील हो रहा है। मतलब मेरे को ऐसा चीटेड नहीं फील हो रहा कि भाई TUV300 को बेचने के लिए नाम चेंज कर दिया। एक्चुअल हुआ तो यही है वैसे। नहीं, एक्चुअली क्या है, उसकी डायमेंशन थोड़ी अलग है और इसकी अलग है। मेरा एक बहुत खास दोस्त है जिसके पास बोलेरो हमेशा से बोलेरो ही रही है, पिछले 10 साल से वो बोलेरो ही चला रहा है। मल्टीपल अलग अलग मॉडल्स उसके पास रहे हैं। रिसेंटली उसने भी बोलेरो नियो ले ली है। जब मैंने उससे पूछा कि भाई बोलेरो नियो में अपग्रेड क्यों किया, तो उसने मुझे एक छोटा सा फैक्टर बताया कि भाई ये है बोलेरो ही, इसकी शेप चाहे जो भी हो गई हो, ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है, गाड़ी जैसी हो गई है। पहले हम लोग इसको थोड़ा रफ यूज के लिए यूज करते थे। अगर शहर की बोलेरो है वो ये है नियो, और जो गांव की बोलेरो है वो अभी भी पुरानी वाली है, वो भी डिसकंटिन्यू नहीं हुई है, वो अभी भी चल रही है। तो गाइस, ये बेस मॉडल है। बेस मॉडल के साथ सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती है। ये भाई साहब ने एक फ्लिप की बाहर से बनवाई है, ये इस तरीके से फ्लिप हो जाती है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखते हैं। ये बेस मॉडल है गाइस। ये देखो, सुइया भाग गई राइट की तरफ, वापस आ गई। काफ़ी अच्छी सी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें गाड़ी में दिया गया है। इसके अलावा ये जो स्क्रीन है सचिन भाई, ये तो बाहर की लग रही है। जी जी, हाँ। और इसके साथ आपने मुझे बताया था कि एक ये आपका डैश कैम आता है। 85,000 के अप्रोक्स। मैंने इसमें सीट कवर भी हो गया, ये आर्म रेस्ट भी हो गया। अच्छा, ये आर्म रेस्ट भी आपका बाहर से बनवाया हुआ है। उसमें आता है, N4 में वैसे आता नहीं है, N10 में जो आते हैं, जो टॉप मॉडल में आते हैं, तो यहाँ पे 2 आते हैं वो। Okay. और वो मतलब मुझे इतना लगा नहीं कि यार वो काम के भी हैं। और उसके अंदर स्टोरेज का थोड़ा दिक्कत होती है। इसमें स्टोरेज आपने काफी तगड़ी बना ली है, ग्लास होल्डर आपने इसमें बना दिए हैं। इसमें क्या पूरा आप आराम से एक बच्चा बैठा सकते हैं, इतना खतरनाक है, पूरा वुडन में है। अच्छा।
अच्छा, इस मॉडल की आपको जो कॉस्ट आई है N4 की, वो कितनी आई थी जब आपने ली? जब लॉन्च हुआ था तो 10 लाख रुपीज में मेरा ऑन रोड आ गया था शोरूम से। सब कुछ मिला के, इंश्योरेंस वगैरह सब मिला के? जी जी। गाड़ी में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है, टिल्टेबल स्टीयरिंग है। बोलेरो के साथ हमेशा से शिकायत रहती थी कि उसका ये जो क्लच और ये जो ब्रेक है, ये दोनों बहुत पास होते थे। इस वाली गाड़ी में डिसेंट सा डिफरेंस है। देखो मेरा पैर पूरा बीच में आ सकता है और ड्राइविंग पोजीशन ठीक लग रही है। 2 फ्रंट में एयर बैग्स दिए गए हैं। आपकी ये गाड़ी ओवरऑल एवरेज कितना देती है? हाईवे पे दे देती है 15 से 16 मैं जो मान के चलूं, और सिटी में 12 भी दे देती है, कई बार 10-11। वो ड्राइविंग के ऊपर है। गाइस ये सो फार मैं इस गाड़ी की फ्रंट सीट में, ड्राइविंग सीट पे आके बैठा हूँ। सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है और कंफर्टेबल है। बोलेरो में आपको जो ओरिजिनल बोलेरो आती है उसमें काफ़ी कमांडिंग आपको सीट मिलती है, काफ़ी कमांडिंग पोजीशन मिलती है। इस वाली में आपको ज़्यादा एक कार वाला फील आ रहा है। इसमें वो जो SUV वाला फील है वो नहीं है। इसमें एक अच्छी सी कंफर्टेबल गाड़ी का ठीक ठाक फील आ रहा है। अब चला के पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस गाड़ी में कैसा कंफर्ट आता है, या जो टॉर्क भाई साहब बता रहे हैं कि इसका इतना हाई टॉर्क है। जनरली जब मैं एक किसी ओवरलैंडर का रिव्यू बनाता हूँ तो मैं गाड़ी तभी चलाता हूँ जब मुझे लगता है कि गाड़ी में कुछ इंटरेस्टिंग है। चलो गाइस, सीट बेल्ट लगा ली है। कई बार मेरे से सीट बेल्ट लगाना मिस हो जाता है तो बड़ी गालियाँ पड़ती हैं। बिल्कुल गाइस वैसे ओवरऑल अभी तक काफ़ी साइलेंट लग रही है गाड़ी। पुरानी वाली जो बोलेरोज आती थी वैसा इसमें फील नहीं है। डिसेंट टॉर्क है, काफ़ी डिसेंट टॉर्क है। यार बोलेरो तो नहीं है ये। बोलेरो नहीं है ये गाड़ी ही है। ये बेसिकली आप इसको कह सकते हो गाइस, ये एक ना हाइब्रिड SUV है, पर ये बोलेरो नहीं है। बोलेरो में जो एक रफ वाली जो फील है, वो रफ वाली फील इस गाड़ी में है ही नहीं। बिल्कुल इसमें कार वाला ही फील आ रहा है। और अब इसका टॉर्क इवैल्यूएट करते हैं। देखो अंतर बताता हूँ गाइस। ये देखो, ये मेरे सामने खड़ी है एक आंटी। वो देखो आंटी, अभी अगर बोलेरो आ रही होती ना तो आंटी अपने आप हट जाती। अब मेरे को हॉर्न का यूज करना पड़ा आंटी को हटाने के लिए। बस यही एक डिफरेंस है। वो आंटी को हटाने के लिए अपने को हॉर्न का यूज करना पड़ा है। गाइस एक्चुअल में टॉर्क काफी तगड़ा है। आप देखोगे मैंने दूसरा गियर डाला हुआ है और पैर मैंने हटाए हुए हैं। देखो मेरे एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक से पैर हटे हुए हैं और ये गाड़ी देखो अपने आप चलती जा रही है। तो जेन्युइनली इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है और गाड़ी कहीं भी ऐसा मेरे को लैग महसूस नहीं हो रहा। इस गाड़ी पे मैं इतना ज़्यादा एफर्ट या इतना ज़्यादा टाइम इस गाड़ी पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो भाई लोगों का बजट नहीं है और उनको अच्छी गाड़ी चाहिए कम बजट में, आई थिंक ये एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। थोड़ी देर में मैं बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा। 2-3 चीज़ें और चेक करनी है। जैसे अभी मैं सस्पेंशन चेक कर रहा हूँ, इसकी मैं टॉर्क चेक कर रहा हूँ, इसकी राइड क्वालिटी चेक कर रहा हूँ, इसकी अभी मेंटेनेंस कॉस्ट पूछेंगे भाई साहब से। तो ये सारे जो फैक्टर हैं जो एक इंडियन, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन को जो बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उन वाले फैक्टर्स पे हम आगे का रिव्यू इसका बनाएंगे। प्लस इसके बाद देखेंगे इसकी ओवरलैंडिंग में क्या यूटिलिटी है। अगर मुझे एक डेली कम्यूटर लेनी है जिसको मैं कॉन्फिडेंटली बाहर ले जा सकूं, हाईवे पे चला सकूं, पावर की मेरे को दिक्कत ना हो, एक डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी मेरे को मिले और महिंद्रा का भरोसा मिले। आपको पता है गाइस, आज तक बोलेरो ने 14 लाख गाड़ियां बेची है। महिंद्रा ने 14 लाख बोलेरो बेची है जब से वो प्रोडक्शन में आई है। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग SUVs इन द कंट्री। और कमर्शियल सेगमेंट तो आपको पता ही है। ये देखो, ये टेस्टिंग हो गई इसकी सस्पेंशन की, पता भी नहीं चला कि कौन सा गड्ढा आया था, क्या आया था, सब इजीली निकल गए। तो गाइस सस्पेंशन में गाड़ी पास है, पावर में गाड़ी पास है, फ्यूल इकोनॉमी में गाड़ी पास है। लुक्स एक फैक्टर है कि लुक्स में आप, अगर आपका मन या आपका दिल एक्सेप्ट कर पाता है कि भाई ये बोलेरो ही है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज वो एक छोटा सा फैक्टर हो सकता है जहाँ पे आपका डिसीजन अदरवाइज बने। गाइज हम लोग आ गए हैं पलचान ब्रिज की तरफ। ये देखो कितना ब्यूटीफुल ये वाला एरिया ना, बिल्कुल ऐसा मिनी स्विट्जरलैंड जैसा दिखता है। ये देखो सारा का सारा। और ये खड़ी है अपनी बोलेरो नियो RJ नंबर। भाई अगर मैं फिजिकल बात करूँ इस गाड़ी को, फिजिकल इसकी बॉडी कैसी है और इस गाड़ी का शेप कैसी है, ये कैसी दिखने में लगती है, तो अगर आप सोच रहे हो कि ये बोलेरो है, जैसे मैं सोच रहा था कि ये बोलेरो है, तो आप हो जाओगे डिसअपॉइंट। तो आपने ये नहीं सोचना कि बोलेरो है ये, आप ये सोचो कि ये नई गाड़ी है, कोई नई गाड़ी है, महिंद्रा की गाड़ी है, तो आप बहुत खुश होंगे। हाँ, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये बोलेरो है तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होने वाली। बट नॉनथलेस ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। अगर मैं इस गाड़ी को एज एन इंडिविजुअल एंटिटी देखूँ तो आई एम ओवरऑल सेटिस्फाइड विद दिस कार। सो क्या क्या फैक्टर होते हैं जो आपके दिमाग में होते हैं? नंबर 1 फैक्टर होता है गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। तो भाई बिल्ड क्वालिटी में ये गाड़ी पास है, मेरी तरफ से इसको पूरे नंबर है। ठीक है, अब NCAP की रेटिंग देख लेना कितनी सेफ़ है कितनी नहीं है, वो मैंने नहीं देखा। बट इसमें 2 एयर बैग आते हैं और लगभग सारे सेफ्टी फीचर्स जो एक गाड़ी में होने चाहिए वो इसमें है।
तो बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि इस गाड़ी में जिस तरीके का लोहा यूज़ किया गया है वो ठीक ठाक सॉलिड है। गाड़ी चलाते हुए हवा में नहीं उड़ी, मैंने काफ़ी ठीक ठाक स्पीड पे भगाई है पहाड़ों में, और मुझे ये गाड़ी उड़ती हुई नहीं दिखाई दी। नंबर 1। नंबर 2 फैक्टर आता है इंडियंस के लिए, वो है प्राइस। तो भाई ये गाड़ी भाई साहब ने ली है 10 लाख रुपए की, अब ये हो गई है 11 लाख रुपए की बेस मॉडल। बेस मॉडल में आपको लगभग सब कुछ आ जाता है एक्सेप्ट स्क्रीन। तो इसमें पावर विंडोज़ भी आ रही है, स्टीयरिंग है वो भी एडजस्टमेंट आ रहा है, एयर बैग्स भी आ रहा है, ABS भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। हाँ, सिर्फ 2 चीज़ें नहीं आ रही हैं, सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती है आपकी, और साथ में आपका एक स्टीरियो नहीं आता, ये आप एक्सटर्नली फिट करवा सकते हैं। तो प्राइस के मामले में पूरे के पूरे नंबर। अब तीसरा फैक्टर आता है कंफर्ट। भाई गाड़ी कंफर्टेबल कितनी है, अगर आपको अपने फैमिली के लिए गाड़ी लेनी है तो ये गाड़ी किस हद तक कंफर्टेबल है। तो गाइज मैं इसमें फ्रंट सीट पे बैठा हूँ, फ्रंट सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है। गाड़ी को चलाने की जो आपकी पोजीशन है वो पोजीशन काफ़ी अच्छी है। आपको लंबे सफ़र में अगर आप 300, 400, 500 किलोमीटर चला रहे हो एक स्ट्रेच पे तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। आपको महसूस होती है थकान? बिल्कुल भी थकान नहीं होती, अब इतनी दूर से आ गए थकान कुछ नहीं होती। अगला एक फैक्टर आता है जो इंडियंस को बहुत मैटर करता है, वो है, और वो भी ओवरलैंडर्स को बहुत मैटर करता है, वो है गाड़ी की पावर। तो गाड़ी का टॉर्क काफ़ी मैसिव है। 1700 के RPM पे ये करीबन 270-80 के आसपास का न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही थी, विच इज़ वेरी गुड फॉर हिल्स। अगर आप पहाड़ों में इस गाड़ी को लेके जाने वाले हैं, जैसे आपको लेह जाना है, स्पीति जाना है, तो आप बेझिझक इस गाड़ी को लेके जा सकते हो। इवन दो इसमें सिर्फ 3 सिलेंडर इंजन है, इस गाड़ी में 1500 सीसी का 1.5 लीटर इंजन है और सिर्फ 3 सिलेंडर है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये प्रॉपर 4 सिलेंडर कार है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है, ये गाड़ी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसमें बिल्कुल भी पुरानी बोलेरो वाला फील नहीं है, वो कमानियों पट्टों वाला फील नहीं है। बहुत कंफर्टेबल इसका सस्पेंशन है, सस्पेंशन में भी ये पूरी की पूरी पास है। मैंने गड्ढों में ज़बरदस्ती उतारी और वो गड्ढे महसूस नहीं हुए। तो ओवरऑल इट्स अ यस जहाँ तक एक गाड़ी का सवाल है। अब देखते हैं ओवरलैंडर के लिए ये कितनी कंफर्टेबल है या नहीं। गाइस मेरी हाइट है 5'10", थोड़ा सा जो पिछली सीट है ये अपराइट है, ये तो बेंड नहीं होती ना? नहीं होती, ये थोड़ी सी पिछली सीट अपराइट है, मगर आपके पैर थोड़े से कंजस्टेड हो सकते हैं। और आई थिंक एक फैक्टर ये भी है कि आपने ये जो लगाया है जी जी, इससे भी थोड़ा पता लग रहा है। चलो अब इसका गाइस ओवरलैंडिंग में क्या क्या भाई साहब ने किया है वो चेक करते हैं। तो आपने इसमें अपना क्या सेटअप बनाया हुआ है ओवरलैंडिंग का? आपके सामने अब दिखा देते हैं आपको खुल के ही पूरा। इन्होंने पिछली 2 सीट्स रिमूव कर दी हैं, जो चाइल्ड सीट्स हैं, वो वैसे भी किसी काम की नहीं होती, वो सीट्स रिमूव कर दी हैं। यहाँ भाई लोगों का सारा लगेज आ गया है। नीचे मुझे एक LPG का सिलेंडर दिखाई दे रहा है 5 किलो का। एक ये बहुत ही मैसिव CNG के सिलेंडर के बराबर एक बेस ट्यूब लगाई हुई है। चेयर रख रखी है पहले। ये कैंपिंग चेयर हो गई। ये पूरा का पूरा इनका स्टोरेज वाला एरिया हो गया, जहाँ पे आपका सारा का सारा कैंपिंग का स्टोरेज सामान है। बट इस गाड़ी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो इन्होंने बिल्ड किया है वो ये स्टोरेज का स्पेस नहीं है, वो है किचन। सो गाइज ये देखो, पिछले दरवाजे पे एक बहुत ही मैसिव, बहुत ही हैवी ड्यूटी इन्होंने किचन बनाया है। और आपका ये दरवाज़ा चूचू नहीं करता इसके बाद? तो कोई कंप्लेन नहीं है, थोड़ी सी आई थी लेकिन वो माइनर था, इसको थोड़ा चेंज कर दिया था अच्छा सर्विस सेंटर पे, तो बस यही था, बाकी अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे को तो देख के ही लग रहा है कि इसमें काफ़ी वजन होगा। वजन काफ़ी, क्योंकि टायर में भी वजन है और मैं तो काफ़ी खड्डों में भी, आपको पता है स्पीति मनाली में खड्डे में अपने आप ही कूद जाती है अपने। अच्छा, ये टायर भी इसमें पीछे माउंटेड है गाइस। ठीक है, तो एक बार आप मुझे ये किचन पुल आउट करके दिखाओगे कैसे ओपन होता है? तो ये 2 लॉक्स हैं, जैसे ये लॉक रिलीज हो गया तो अब ये ओपन करने के लिए तैयार है। हाँ, तो ये इसमें सिंपल सा क्या मैग्नेट भी रहता है, तो मैग्नेट की वजह से कोई दिक्कत तो रहती नहीं है। और ये सिंपल सा अपना किचन एक स्टेप में, सिंपल सा एक सिंगल स्टेप में किचन अपना चालू हो चुका है, ओपन हो चुका है। अच्छा, इन्होंने डबल बर्नर स्टोव रखा हुआ है और ये सारे इनके बर्तन टंगे हुए हैं। साथ साथ एक अपन ने एक थोड़ा सा इसमें और एक्सटेंड करना चाहिए अगर, तो ये स्लाइडर भी लगाया हुआ है जो कि सिंक का काम करता अपना। इसके नीचे अगर ये लगा लें तो पूरा सपोर्ट डबल, कितना भी वजन इसमें रख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंक का काम करेगा, आपका चॉपिंग का काम कर जाएगा। आज सुबह भाई ने कुकिंग बहुत करी है, देखो दिख रहा है अभी। कल रात का था ये। अच्छा, तो गाइज इस वाले किचन में सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि इनका जो सेटअप का टाइम है वो 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। और ये एरिया ये यूज़ कर रहे हैं अपने स्टोरेज के लिए। द बेस्ट पार्ट इज़ कि सामान वगैरह कुछ हिलेगा भी नहीं अंदर, क्योंकि ये सारा का सारा पैक हो जाता है आपस में। इधर हैंगर लगाया हुआ है, तो जो भी चीज़ें है ना ये सारी हैंग कर रखी है। अच्छा, ये वो कपड़ों वाला हैंगर आपने लगा के उसी में सब माउंट कर दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्सेसरीज सारी इसमें आ गई, बाकी जो मसाले और स्टोरेज सारा ऊपर भी रखा हुआ, आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ है इसमें, जीरा, राई, काली मिर्च पाउडर, खड़ा मसाला, छोटा मसाला, छोटी इलायची। एक बात बताइए, इसका आपको किचन बनाने का खर्चा कितना आया था? कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा बैठ गई, 25,000 के आसपास। ये पूरा 20 से 25 के बीच में आ गया, जिसमें एक गैस चूल्हा भी ऐड कर लेते हैं अपन। 2 साल में आपने सबसे मुश्किल टेरेन कौन सा किया? अपन बात करें, सबसे पहला था मुश्किल तो लद्दाख। अच्छा,
अब आप समझते हैं लद्दाख में पेंगोंग लेक तक का जो रास्ता लेह से कितना खतरनाक है, जिसमें स्नो भी थी, ब्लैक आइस भी थी, नाइट में ड्राइव किया तो उससे बड़ा टेरेन कुछ हो नहीं सकता। दूसरा स्पीति में किया था, लेकिन स्पीति में लद्दाख से कम टेरेन है जो टफ बात करें उसकी। ओके, और कोई नेगेटिव्स इसका अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अगर बेटर होती तो थोड़ा अपने को और अच्छा लगता? नेगेटिव की बात करें ना तो मेन चीज़ यही है कि थोड़ा सा अंदर से ये जो फिनिशिंग है ना वो अगर और बेटर कर देते, 1 लाख और ऊपर ले लो, बेटर कर दो फिनिशिंग, जो कि अब महिंद्रा का आजकल एक सिंबल बन रखा है कि फिनिशिंग तो हम आपको देंगे ही नहीं। अच्छा, समझ रहे हो, अभी जैसे आजकल जैसे टॉप गाड़ियाँ आ रही है उसमें थोड़ा फिनिशिंग दे रहे हैं, लेकिन जैसे लो बजट की गाड़ियाँ लेते तो फिनिशिंग आती नहीं। जैसे कि अंदर की अपन बात करें ना तो ये अजीब से सिंपल से लगते हैं, जैसे प्लास्टिक की सी चीज़ें लगती है ना, समझ रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। अगर फिनिशिंग करे तो थोड़ा और प्रीमियम लुक आ जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं इसमें कमी है। रफ एंड टफ गाड़ी है मेरे। एक बात मैं आपको गाइस बताना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल बोलेरो थी उसमें काफ़ी तगड़ा बॉडी रोल है। अगर आपने कोई भी लैडर चेसिस गाड़ी चलाई है, स्पेशली बोलेरो या स्कॉर्पियो या सफारी पुरानी वाली, तो आपको पता होगा कि काफ़ी तगड़ा बॉडी रोल है। इस गाड़ी में मेरे को बॉडी रोल बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, तो ये भी एक पॉइंट जाता है बोलेरो नियो की तरफ। और नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ नेगेटिव लग रही है इसकी, वो है इसका नाम। इसका नाम कुछ और हो जाता ना तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगती। उसके अलावा अभी तक मुझे कुछ भी इसमें नेगेटिव ऐसा और कोई दिखाई नहीं दिया। और इन माय ओपिनियन ये एक अच्छी गाड़ी है फॉर डेली कम्यूटर एज वेल एज एन ओवरलैंडर। इसमें अगर आप अपना रूफ टॉप टेंट माउंट कर दें। अच्छा, काफ़ी सारे मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास ऑल्टो है, मेरे पास होंडा BRV है और फलाना फलाना बहुत सारी गाड़ियां हैं। गाइज मेरा एक छोटा सा सजेशन होगा, हर गाड़ी रूफ टॉप टेंट के लिए नहीं बनी। काफ़ी सारी गाड़ियां इंडियन मार्केट में ऐसी हैं जिनके पिलर बहुत वीक हैं। अगर उन गाड़ियों पे आप अपना रूफ टॉप टेंट माउंट करते हैं, चाहे हल्के से हल्का 50 किलो का भी आप रूफ टॉप टेंट माउंट कर लें और 2 लोग भी उसके ऊपर सोते हैं, तो आपके जो पिलर्स हैं वो बेंड होने का पूरा खतरा है। इस गाड़ी में मेरे को ऐसा कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि जिस तरीके की बिल्ड क्वालिटी महिंद्रा की देते हैं, महिंद्रा की किसी भी गाड़ी में आप बेझिझक रूफ टॉप टेंट माउंट कर सकते हैं, चाहे वो XUV 300 है, चाहे वो TUV 300 है जिसको अब हम बोलेरो नियो बोल रहे हैं, या वो पुरानी वाली बोलेरो है, या स्कॉर्पियो है, या स्कॉर्पियो N है, या आपकी XUV 700 है, XUV 500 है। ये किसी भी गाड़ी में आप आराम से बेझिझक रूफ टॉप टेंट माउंट कर सकते हैं। तो अगर इस गाड़ी में आप एक RTT लगा दें और इसका इस तरीके का आप किचन बना लें, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ओवरऑल आपका बजट सिर्फ 12 लाख का होगा। गाइस सचिन भाई का ना एक चैनल है, सचिन डॉन कोरिया नाम से इनका चैनल है। इन्होंने काफ़ी कंटेंट बनाया है बोलेरो नियो से रिलेटेड। देखो हम लोग ना बारिश में खड़े हैं इस समय, बारिश में खड़े होकर आप लोगों के लिए रिव्यू बना रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना बनता है, वीडियो को शेयर करना बनता है, और अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो सचिन भाई से विदाई लेते हैं, कैफ़े की तरफ बढ़ते हैं। टेक केयर सचिन भाई।